नमस्कार साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम राजनीति की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे व आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही होगी। लेकिन एक उम्मीद आपसे और है कि आप लगातार इस सेशन को देख रहे होंगे व जो भी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो मुद्दे हैं उनका समाधान करेंगे और एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो कल के चैप्टर जिसमें हमने पहला चैप्टर इसका कंप्लीट किया, आज हमारा ये दूसरा चैप्टर है जिसमें भारतीय संविधान में अधिकार। तो इसमें भारतीय संविधान में जितने अधिकार है, चाहे डीपीएसपी हो गए और अपना मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, इन सभी का परिचय हम देखेंगे इसमें। तो इसके परिचय में हम जैसे देखेंगे कि संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उसके आपस परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता है, बल्कि ये जैसे हम पिछले अध्याय में पढ़े हैं कि यह वो संविधान वह दस्तावेज है जहां सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग के सीमा का भी उल्लेख किया गया है। तो बीते कुछ 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है और कुछ विस्तृत भी हुआ है। इस अध्याय में हमने इन बातों का ज्ञान हो, जैसे क्या देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, मतलब संविधान द्वारा हमें कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अधिकारों की व्याख्या सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, और मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो ये सबको देखते हुए हम आज की क्लास का पूरा खाका तैयार करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो हम देखेंगे सबसे पहले स्मरणीय बिंदु में भारतीय संविधान में अधिकार। अधिकार क्या होता है? अधिकार वे हक हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए जिसकी वो मांग करता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं, समाज में अच्छे तौर तरीके से रहना चाहते हैं, तो आपको अधिकार की जरूरत पड़ती है। तो वही अधिकार जो उसको सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता कर सकता है, उसी की एक आम आदमी मांग करता है। अधिकारों का घोषणा पत्र। इसका तात्पर्य है कि अधिकतर लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उसमें नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है। मतलब ऐसा है कि जो उनको अधिकार दिए जा रहे हैं नागरिकों के लिए और जिस हिसाब से उनको उसका उपयोग करना है उसको एक मतलब तरीके से सूचीबद्ध किया कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी द्वारा उठाई गई थी। ये होता है अधिकारों का घोषणा पत्र। अब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है? तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जाती थी, है ना। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की एक मांग भी उठाई थी, है ना। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। जैसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक सूची के अधिकारों से हटा दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार आए थे वो समय समय पर बदलते रहे, उनकी मांग बढ़ती गई, जिस कारण से आखिरकार वो अपने संविधान में उसको सूचीबद्ध किया गया। तो इस तरह से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि रास्ता रहा। अब समान अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार तो हो गए, समान अधिकार क्या होते हैं? कि वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बना के परिवर्तन कर सकती है, ये समान अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, है ना। इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान तय करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। तो मौलिक अधिकार इतने शक्तिशाली होते हैं और वो आम नागरिकों के लिए होते हैं जिसके विरुद्ध सरकार कोई कार्य नहीं कर सकती। मतलब अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है जो नागरिकों के अधिकारों के विपरीत है, तो जो नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए इतने शक्तिशाली हैं कि सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले ही नहीं सकती। वो इस तरह से रहता, अगर इनको कुछ करना पड़ता है, अगर इनमें परिवर्तन करना पड़ता है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ जाता है। तो सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता है। भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार निम्न प्रकार के हैं। मतलब भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए वो भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। तो जिसमें से पहला है समानता का अधिकार, जो कहां से दिया गया है? 14 से 18 अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन किया गया है।
समानता के अधिकार में जैसे क्या आता है, कानून के समक्ष समानता होती है, कानूनों का समान संरक्षण होता है, ये अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 15 में क्या होता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होता है। जो दुकान हो गई, होटल हो गए, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता होती है। मतलब पहले ऐसा था कि आप एक ऊंची जात और नीची जात मानी जाती थी, जिसमें नीची जात के लोगों को कुएं में पानी भरने नहीं दिया जा सकता था उच्च वर्ग के लोगों द्वारा। तो उसको खत्म किया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। अब रोजगार की अवसर की समानता है, छुआछूत का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। ये सब क्या होते हैं, ये समानता का अधिकार हो। जब इन अधिकारों को आपको दिया गया तो जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों को समाज में बराबर से जीने का अधिकार मिला है। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक का, इसका वर्णन किया गया है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या आता है, जैसे आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता होती है, संगठित होने की स्वतंत्रता हो गई, भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता हो गई, भारत में किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता हो गई, और कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का स्वतंत्रता रहता है। पर इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे आप व्यापार जो कर रहे हैं उसमें आप इनलीगल तौर पे जो काम होते हैं, जैसे आपका ये हथियार, गोला बारूद का बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब कुछ गिने चुने ही बिजनेस में आप अपना हाथ बटा सकते हैं, बाकी कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन होती है। तो ये आपके लिए स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब इसमें और क्या होता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण होता है, जो अनुच्छेद 20 द्वारा कहा गया है। जीवन की रक्षा और तहरीक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार हो गया, और अभियुक्तों और सजा पाए गए लोगों के अधिकार। ये सब आपकी स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इसके तहत क्या होता है कि आप कुछ चीज़ों को लेके आप स्वतंत्र हैं, आप अपने इच्छानुसार वो कार्य कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब जो तीसरा दिया गया है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका वर्णन होता है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपको क्या गया है, मानव के दुर्बा व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए। मतलब जो व्यापार होता है, चीजों का व्यापार हो, अच्छा लगता है, लेकिन इसमें क्या हो, अनुच्छेद 23 के तहत मानव का जो व्यापार हो रहा है ना, किसी गलत कार्यों के लिए, और तो महिलाओं का व्यापार हो रहा है, बच्चों का व्यापार हो रहा है ना, अंग प्रत्यारोपण के लिए, अंग निकाल देने के लिए इनका मानव का व्यापार हो रहा है। तो इन सब के बीच विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, जिसके कारण शोषण के विरुद्ध अधिकार माना गया है। और दूसरा क्या है कि जोखिम वाले कामों में करने, बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक है। मतलब जो पटाखों की फैक्ट्री हो गई है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये जो खतरनाक, मतलब जो केमिकल वाले हो गए अधिकार, आपके फैक्ट्रियां हो गई, औद्योगिक कारखाने हो गए, वहां आप बच्चों को काम पे नहीं लगा सकते। तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब जो चौथा दिया गया है अपने मौलिक अधिकार में, वो है स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में। तो इसके तहत किस हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो हम देखेंगे जैसे आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। आप अपनी आस्था से, अपने मन विचार कर्म से आप अपने भगवान का, आराध्य देव की प्रार्थना कर सकते हैं, इसकी आज़ादी दी गई है। ये कहाँ आता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। और धार्मिक मामलों के प्रबंधन में आज़ादी है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, कर अदायगी की स्वतंत्रता के लिए आज़ादी है ना। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की भी स्वतंत्रता है। तो ये आपके लिए हो गई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो पांचवा अपना है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है। तो इसमें क्या होता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, जो देश में अल्पसंख्यक है, जिनकी जनसंख्या कम है, तो उनके लिए उनकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का भी अधिकार दिया गया है। मतलब आप अपनी भाषा को बचाने के लिए, भविष्य में आपकी भाषा का प्रादुर्भाव होता रहे, बचता रहे, तो उसके लिए आप शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने की जो स्वतंत्रता है, वो भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान में उपलब्ध कराई गई है। अब जो छठवां है और आखिरी है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है ना। तो इसका क्या तात्पर्य है कि इसमें आपके मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है। तो और भी मौलिक अधिकार है, लेकिन ये विशिष्ट जो हो गए वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब अनुच्छेद 32 तक ये आपके विशिष्ट अधिकार है, जिनके तहत आप राज्य के विरुद्ध दावे कर सकते हैं। राज्य आपके विरुद्ध कुछ गलत काम नहीं कर सकता है। अगर गलत करने की कोशिश करता है तो आप न्यायपालिका द्वारा, कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी दाखिल करके उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे मौलिक अधिकार हो गए। अब हम देखेंगे संविधान का राजनीतिक दर्शन। जो संविधान अपना बन के तैयार हुआ है,
तो एक तरह से कह सकते हैं कि इतनी बड़ी पुस्तक है, इतना सब कुछ उसमें दिया गया है, तो एक तरह से दर्शन है उसमें, बहुत सारे, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। तो संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है उसके क्या अभिप्राय है कि संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है, जैसे अधिकार हो गया, नागरिकता हो गई, लोकतंत्र आदि। इसमें क्या होगा, संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता और संविधान के दर्शन करवाते हैं। तो ये संविधान का जो हो गया राजनीतिक दर्शन होगा। इसके तहत हम अधिकार की, नागरिकता की, लोकतंत्र आदि की बुनियादी अवधारणाओं को समझते हैं। और जो इसमें आदर्श हैं, संविधान में जो निहित आदर्श है, लोगों की समानता की भावना के लिए स्वतंत्रता और संविधान के दर्शन, ये सब हमारे इसमें दिए गए हैं। व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास हेतु अधिकार की आवश्यकता होती है। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को दिया गया है। तो ये संविधान के एक जो दर्शन होता है, उस दर्शन में आप समझ पाएंगे कि एक आम आदमी से लेकर, मतलब पूरे तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक सभी के अधिकार दिए गए हैं, सबको बराबरी का अधिकार दिए गए, सब सभी समान रह सके। तो ये क्या होता है कि ये भारत के जो संविधान है वो एक तरह से एक दर्शन की ही पुस्तक की तरह आपको व्याख्यायित किया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में उठाई गई थी। तो जो संविधान में संरक्षित अधिकार की सूची है उसको अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, क्योंकि जब 1928 में नेहरू द्वारा जब इसकी आवाज उठाई गई थी तो वो घोषणा पत्र के द्वारा ही उठाई गई थी कि हमारे देश के नागरिकों को ऐसे ऐसे अधिकार मिलने चाहिए, ये आज़ादी मिलनी चाहिए, इसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो पहले उठाया गया था वो नेहरू जी द्वारा अधिकारों के घोषणा पत्र में उठाया गया था, जिसकी मांग 1928 में हुई थी। हमारे 6 मौलिक अधिकार हमने देख लिए हैं, इसका वर्णन: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से सूचीबद्ध, जो संविधान से सूचीबद्ध जो प्रमुख अधिकार है क्या क्या है। पहला आपका हो गया गरिमा का अधिकार, हो गया है ना, जीवन गरिमापूर्ण हो, है ना, किसी प्रकार की कमी ना हो और आप समाज में उन्नत तरीके से रह सके। निजता का अधिकार, गोपनीयता हो सके, आपकी कोई भी जानकारी किसी भी माध्यम से लोगों तक या फिर बाहर कहीं ना जाने पाए, उसके अधिकार हो गए। श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, मतलब सभी को बराबर श्रम का अधिकार मिले, ऐसा नहीं कि किसी को श्रम मिल रहा है वो कम पैसे कमा रहा है, किसी को श्रम ही नहीं मिल रहा है, किसी को मजदूरी मिल ही नहीं मिल रही है, तो इसका भी समुचित व्यवहार होना चाहिए। स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। समुचित आवास का अधिकार हो, सभी के पास आवास हो, स्वच्छता हो, है ना, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। और सातवां आपका दिया है बाल अधिकार हो, बच्चों के लिए भी प्रॉपर अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो उनको, है ना, उनकी बीमारियों से जो आपके टीकाकरण का ये सब जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हो सके उन सभी सुविधाओं को प्रदान किया जाए। बुनियादी उच्च शिक्षा का अधिकार हो, मतलब बेसिक से लेके हायर लेवल तक की शिक्षा का अधिकार हो कि हर कोई शिक्षा ग्रहण कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की रोक ना हो। सूचना प्राप्त करने का अधिकार हो, है ना, संस्कृति, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार हो। तो ये हमारे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार हैं। अब हम देखेंगे कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है। हमने मौलिक अधिकारों का वर्णन देख लिया, मौलिक अधिकारों में किस हिसाब से हमें अधिकार दिए गए हैं जो राज्य के विरुद्ध दावे हैं नागरिकों के, है ना। अब ये हो गया कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व होंगे। तो ये क्या होता है, राज्य अपनी सहूलियत के अनुसार लोगों को प्रदान करता है ताकि ये समाज एक आप कह सकते हैं कि राज्य का एक सामाजिक कल्याण की भावना से ऐसे अधिकारों को प्रदान करता है, पर इसके विरुद्ध आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये जो दिया गया है, स्वतंत्र भारत में जो था सभी नागरिकों को समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी, है ना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को तहत ऐसे नीतिगत निर्देशों को सरकार को दिए गए जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब अगर ये अधिकार आपको ना दिए जाए, है ना, तो इसके विरुद्ध आप कहीं भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चुनौती या फिर कोई याचिका दाखिल नहीं कर सकते। परंतु इनको लागू करने के लिए सरकार को आग्रह किया जा सकता है कि हाँ, सरकार, राज्य द्वारा लोगों को ये सुविधाएं प्रदान की जाए, इसके लिए लोग आवाज उठा सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, पर किसी हिसाब से हिंसात्मक आंदोलन या फिर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यह सरकार का दायित्व है, जिसकी सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है करें, जिनके पास पूरी सुविधा हो वो कर सकते, नहीं है नहीं करें। जो प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में है उसमें 3 प्रमुख बातें हैं। पहला जैसे हो गया, वे लक्ष्य और उद्देश्य को एक समाज के रूप में ही हमें स्वीकार करना चाहिए। वे अधिकारों और नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, मतलब ऐसी बहुत से कार्य होते हैं, ऐसी नीतियां होती हैं, नियम होते हैं जिनको अगर राज्य द्वारा स्वीकार किया जाए तो लोगों का कल्याण हो सकता है, समाज में एक उन्नति, समाज की उन्नति हो सकती है
है ना। तो नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई, जो अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया। इसके अंतर्गत नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए। मौलिक कर्तव्य का तात्पर्य ऐसा है कि आपको जो अधिकार दिए गए उसके तहत आपकी एक जिम्मेदारी होती है राष्ट्र के प्रति। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप राष्ट्र की प्रगति में सहायक बने और राष्ट्र की समुचित पूरे धन संपदा को आप सुरक्षित करने में सहयोग करें। तो इसमें जो मौलिक कर्तव्य है 10, उसमें से पहला है आपका संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो विभिन्न विभूतियां थी, है ना, महान व्यक्तित्व वाले लोग थे, उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनको जीवंत रखे और उनको एक तरह से आदर और सम्मान दे, है ना। तीसरा हो गया भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। राष्ट्र रक्षा सेवा के लिए तत्पर रहे, मतलब कभी ऐसी जरूरत पड़ने पर आप मतलब एक तरह से तत्पर है राष्ट्र की रक्षा के लिए, सेवा के लिए। नागरिकों के भाईचारे का निर्माण करना, है ना। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उनको बनाए रखें, मतलब अपनी संस्कृतियों को समझे, उनको अधिकार से संरक्षित करें और उनको बनाए रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और एक ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें। इस तरह आपका जो आखिरी हो गया मौलिक कर्तव्य क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो ये हमारे नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार हो गए जो सरकार द्वारा नागरिकों को दिए गए, जिनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। अब देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है। मतलब ये तो दोनों ही नागरिकों के लिए हैं, उनके उचित विकास के लिए, समाज के विकास के लिए हैं, लेकिन इनमें कुछ संबंध होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे उस कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार क्या होता है, खासतौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर वहीं नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है, मतलब ये तो संबंध देख लिए कि दोनों एक दूसरे के कितने पूरक हैं, किस हिसाब से दोनों कार्य करते हैं समाज के लिए, व्यक्ति के लिए। अब इनमें अंतर क्या है। मौलिक अधिकारों के लिए जैसे कानूनी सहयोग प्राप्त है, जैसा कि हमने पहले बात कर चुके हैं कि इसके लिए अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के लिए कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अब न्यायालय जा सकते हैं, पर नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप उल्लंघन पर अब न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो ये इनमें अंतर हो गया। अब हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने का आदेश दे सकता है, उन्हें रिट या प्रादेश कहते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, है ना, निषेध आदेश और अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण। ये जो होते हैं रिट होते हैं, जिनको आप क्या करते हैं कि मौलिक अधिकारों के हनन पर आप न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। मानवाधिकार आयोग क्या करता है, ये मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर वो आयोग अपने स्वयं या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच करता है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तथा 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो हुआ था 2002 में एक और कर्तव्य जुड़ने से इसकी संख्या 11 हो गई। ये आपके जो हो गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आपकी पूरा ये वर्णन हो गया। अब इसमें जो हो गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार क्या कहता है कि अगर आपके पास संपत्ति का अधिकार हो जाएगा तो आप समाज में समता का समानता नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आपके पास संपत्ति का अधिकार है तो उस अधिकार के तहत ज्यादा से ज्यादा संपत्ति रखेंगे और उस पर आपका अधिकार है तो सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकती, जिससे क्या होगा, अमीरी गरीबी बढ़ती जाएगी, है ना। समाज में अमीरों और गरीबों के बीच एक खाई बढ़ती जाएगी, जिस कारण से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। 93वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को 21A में जोड़ा गया ताकि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए मुफ्त शिक्षा मिले। नीति निर्देशक तत्व व सिद्धांत जो राज्य का आदर्श रूप में बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, ये संविधान के भाग 4 में है, परंतु इन्हें न्यायालय द्वारा संरक्षण नहीं प्राप्त है, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर जो होता है उसमें नागरिकों के प्राप्त है, इनमें सीमाएं लगाई जा सकती हैं, इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में ये राज्यों को प्राप्त है, इसमें कोई सीमाएं नहीं है और न ही इस पर कानूनी संरक्षण है।
तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, तथा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल में इसी तरह बने रहें और इसी तरह अपना प्यार बांटते रहें। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप बने रहें।